कर दिया। बैठिए बैठिए। और कैसे हैं सब लोग? आज आप लोगों को पढ़ना है अम्लीकरण। अम्लीकरण जानते हैं ना? अम्लीकरण का जो प्रभाव है ये कौन से गैसों के ज्यादा होने से होता है? सल्फर और सल्फर और नाइट्रोजन। सल्फर और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कितने प्रकार होते होंगे जिनकी वजह से दिक्कत होता होगा? नाइट्रोजन जैसे N2O, ये क्या है? N2O को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। और NO को नाइट्रिक। और NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये तीनों जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं और सल्फर के जो अणु हैं ये भी जिम्मेदार होते हैं। ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं अम्ल वर्षा के लिए, सल्फर और नाइट्रोजन। इसके अलावा हार्मिक एसिड भी होता है, कार्बन भी होता है और आपका मीथेन भी होता है। यानी कि कार्बन, मीथेन, हार्मिक एसिड या अम्ल, साथ ही नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी की वजह से अम्ल वर्षा होती है। अच्छा बताएंगे, ये जो आपका सल्फर है इसका सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन है वो कौन से चीजों से होता है? सल्फर का सबसे ज्यादा उत्सर्जन बताइए। सबसे ज्यादा सल्फर कहाँ से उत्पन्न होता होगा? कोयले के दहन से। सबसे ज्यादा जो सल्फर है, लगभग 60% जो सल्फर है इसका उत्सर्जन किससे होता है? कोयले के दहन से होता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा, लगभग 30% का जो योगदान है वो परिवहन देता है। परिवहन आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो परिवहन होते हैं वो जीवाश्म ईंधनों से चलते हैं, जिससे बड़े पैमाने पे सल्फर का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप जानते हैं कि गांव में जो भी यूज किए जाते हैं अपशिष्ट, उससे भी आपके सल्फर निकलते हैं। और जब जीवों का अपघटन होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जीवधारी होते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है और अन्य बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो अगर इनका अपघटन होगा या जब ये सड़ेंगे गलेंगे तो इनसे ये गैसें फिर मुक्त भी तो होती हैं, क्योंकि जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कार्बनिक को अकार्बनिक को या जटिल को सरल में बदलते हैं। और इस क्रिया के दरमियान इनके अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो इन्वायरमेंट में मुक्त होती हैं। तो अगर वो मुक्त होंगी तो वहां से भी तो सल्फर आएगा, यानी कि जीव जंतुओं वनस्पतियों की सड़ने गलने से भी सल्फर थोड़ी मात्रा में निकलता है। जो आपका सल्फर है ये तो आपने देखा जो कोयला है ये, और परिवहन ये आपके, और साथ ही अगर मान लीजिए कि आपका जो जीवाश्म है इनका सड़ना गलना ये भी होगा। तो आपकी जो प्राकृतिक रिसोर्स है ये तो कृत्रिम है। कौन से प्राकृतिक रिसोर्स है जिनसे सल्फर निकलता है? प्राकृतिक कौन सी घटनाएं हैं जिससे सल्फर का उत्सर्जन होता है? ज्वालामुखी उद्गार ये है। और इसके अलावा सौर कलन से सल्फर होगा कि नहीं? बताइए। भूस्खलन से सल्फर बताइए। चट्टानों में पाया जाता है। ओके सही है, सल्फर चट्टान में पड़ा है। ये ठोस में भी होता है और गैसीय रूप में भी होता है। तो और बाकी जो जीवों का सड़ना गलना होता है ये भी तो प्राकृतिक क्रिया ही है, चाहे वो समुद्रों में हो या स्थल में हो। अगर जीव और वनस्पतियां सड़ रही हैं, गल रही हैं, उनमें विघटन का काम हो रहा है तो सल्फर मुक्त होगा, तो आपके प्राकृतिक हो जाएंगे। बाकी आपका जो जंगल का आग है इससे भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। जंगल का आग ज्यादातर मानव निर्मित माना जाता है कि मानव की गतिविधियों की वजह से ज्यादा ऐसी समस्याएं होती हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन के और आपके मीथेन के गैसों का बहुत ज्यादा उत्सर्जन है, ऐसे जो गैस है ये वाटर में या हवा में है तो ये क्या करेंगी? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होंगी। तो ये जो गैसें हैं आप सभी को पता है दो जगह से निकलती है, एक तो प्राकृतिक क्रियाओं से निकलता है, दूसरा आपके मानव निर्मित क्रियाओं से ये गैसें निकलती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो सल्फर है ये कोयले के दहन से निकलता है। और आपका जो मुंबई है यहाँ पे 1874 में पहली बार
ये घटना मतलब सुनने में आई थी सल्फर की वजह से अम्ल वर्षा की। लेकिन अभी इंडिया के ज़्यादातर जो महानगर हैं वहाँ पे सल्फर यानी कि सल्फर की वजह से अम्ल वर्षा की घटना देखने को मिलती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ये मतलब सल्फर या नाइट्रोजन की वजह से जो अम्ल वर्षा होता है ये किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है आपका अम्ल वर्षा। अब ये जो अम्ल वर्षा है ये पानी का जैसे सबका पीएच मान होता है ना, पीएच मान का क्या मतलब है? 7 से कम होता है। आप मतलब अगर किसी मान लीजिए जल लेते हैं, जल का जो पीएच मान है ये आपका 7 है। अगर 7 है तो ये जो जल है ये क्या कहलाएगा? उदासीन। इंग्लिश में उदासीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। और अगर ये इसका पीएच मान जो है ये 7 से प्लस है तब जल तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। इसकी क्वालिटी क्षारीय हो जाएगी। और अगर ये जो है पीएच मान आपका माइनस यानी कि 7 से कम हो, माइनस मतलब 7 से कम हो, तब जल का अम्लीय हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यानी कि जो आप पानी पीते हैं ये कैसा है? ये ना एसिडिक होता है ना अम्लीय होता है, ये न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर इसका पीएच मान बढ़ा दिया तो क्षारीय हो जाएगा और अगर इसका पीएच मान घटा दिया तो अम्लीय हो जाएगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जो जल है इसके पास हाइड्रोजन का कितना पावर है। तो ये आपका देख रहे हैं कि जो 7 है ये अगर प्लस में है तो मतलब बराबर है यानी कि 7 है तो क्या होगा? अगर प्लस हो रहा है तो क्षारीय और कम हो रहा है तो अम्लीय। तो आपका जो पानी है अगर वो 7 पे न्यूट्रल है तो कितना कम हो जाएगा तब आप उसे कहेंगे अम्ल वर्षा हो रहा है। जैसे हर पीएच मान को तो आप नहीं कहेंगे अम्ल वर्षा है, यानी कि वाटर का पीएच मान कितना होगा तो आप कहेंगे कि ये वाटर अम्लीय है, अम्ल वर्षा हो रही है। पानी के पीएच मान से पता चलता है कितना हमें? हाँ 5 से कम लगभग 5.6। अगर इतना है तो अब इससे कम होता जाएगा तो अम्ल की मात्रा बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कम से कम अगर 5.6 है तो वाटर कैसा माना जाएगा? अम्लीय माना जाएगा। यानी कि वो हालांकि अम्लीय तो 7 से कम हो गया तो हो गया, लेकिन अम्ल वर्षा कब मानेंगे? जब उस पानी का जो पीएच मान है वो आपका 5.6 हो या इससे कम हो तो आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा माना जाता है। और आप सभी को पता है ज्यादातर जो ये गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन सल्फर सबसे मेन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका फॉर्मिक अम्ल है, उसके बाद कार्बन है और फिर आपका और क्या है? मीथेन। ये सारे आपके अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जिसमें से आप सभी को मैंने बताया कि सल्फर सबसे ज्यादा कहाँ से निकलेगा? कोयले के दहन से। नाइट्रोजन भी तो कोयले के दहन से बड़े पैमाने में निकलता है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रिया से भी नाइट्रोजन निकलता है। जीवों का अपघटन अगर होता है तो उससे भी नाइट्रोजन निकलता है। क्योंकि मैंने कहा था कि शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं उसमें बृहद पोषक तत्वों में कौन कौन सी चीजें थी? शरीर के लिए जो बृहद पोषक तत्व होते हैं उसमें क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को? बृहद भी बताया था, मध्यम भी बताया था, सूक्ष्म भी बताया था। तो कार्बन था, नाइट्रोजन था, ये सब बृहद है। तो अगर ये बृहद है तो निश्चित ही अगर आपके शरीर का यानी कि जीवों के शरीर का वनस्पतियों के शरीर का विघटन होगा तो ये सारी गैसें क्या होंगी? मुक्त होंगी। और अगर ये गैसें आपके शरीर में यानी कि आप जीवित हैं तो ये ठोस रूप में आपके शरीर में है। तो ऐसे कार्बन का भी मैंने आपसे कहा था कि कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? जीवाश्म इंधन से, खास करके आपकी जो तापीय ऊर्जा उत्पादन किए जाते हैं कोयले के दहन से, उसके बाद जीवाश्म इंधनों से। और कार्बन का सबसे ज्यादा जो अवशोषण करते हैं वो आपके महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन करते हैं। लगभग 71% कार्बन का अवशोषण आपके जल के क्षेत्र में होता है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जीव श्वसन भी तो करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन अगर बात करें जीवों से तो वो कहाँ से निकलेगा? जलीय क्षेत्रों से निकलेगा जब वो श्वसन करेंगे। तो वहाँ पे आप कार्बन क्या हो रहा है? वहाँ से भी निकल रहा है, कोयले के दहन से भी निकल रहा है, जीवाश्म ईंधनों से भी निकल रहा है, जीवों के टूटने फूटने अपघटन से भी निकल रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ले लें वहाँ पे जो अपशिष्ट का दहन किया जाता है उससे भी निकल रहा है। तो इन सभी जगह से आपके कार्बन भी आते हैं। मीथेन भी आप लोग पढ़ चुके हैं। मीथेन आपका सबसे ज्यादा कोयले की जो खान होती है वहाँ से निकलता है। कोल बेड्स से मीथेन बड़े पैमाने में निकलते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि जितना भी पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम के ऊपर प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ से गैस को पहले निकाला जाता है, लेकिन सारी गैसें हम निकाल नहीं पाते, कुछ तो जरूर लीकेज कर जाती होंगी, यानी कि वो एनवायरनमेंट में आ जाती होंगी।
धान की खेत से भी मीथेन निकलता है और कीटवन से निकलता है और जानवरों की जुगाली करने से निकलता है और वेटलैंड से निकलता है और दीमक की बाम्बी है वहां से भी निकलता है। इन सभी जगहों से आपके जो मतलब निकलते हैं वो आपके निकलते हैं मीथेन। इसके अलावा आपका अम्ल वर्षा के लिए थोड़ा बहुत जो जिम्मेदार है उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो निर्माण है कहाँ से होगा? आप सभी को पता है कि कहीं भी अगर ईंधन का अगर अपूर्ण दहन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनो की बात कर रहे हैं। अगर ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो अपशिष्ट जलाए जाते हैं, जो लकड़ी जलाई जाती है, जो इस तरह की चीजें जलाई जाती है, इनका जो अपूर्ण दहन होता है वहां से भी निकलता है। मैंने आपको बताया था कि धूम्रपान से भी निकलता है, परिवहन से भी निकलता है। जहां भी ईंधनों का अपूर्ण दहन होगा वहां निकलेगा। सिगरेट वगैरह से बहुत ज्यादा निकलता है। इसके अलावा मैंने और बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। तो याद रखेंगे अम्ल वर्षा के लिए क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, कार्बन डाई भी है और मीथेन भी है और फार्मिक अम्ल भी है और कुछ मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड का भी है। इन सभी की वजह से अम्ल वर्षा होती है। अब ये सारे गैसेस एनवायरनमेंट में आएंगी तो ये आपके लिए हानिकारक होती हैं। जो आपके अम्ल है ये दो तरह से पाए जाते हैं। एक होता है आर्द्र परिस्थितियों में और एक शुष्क निक्षेप के रूप में। आर्द्र निक्षेप के रूप में का मतलब है कि वो पानी के रूप में बरसेंगे या वो बर्फ के रूप में बरसेंगे या वो कोहरे के रूप में होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके आर्द्र निक्षेप हैं जिनमें नमी है। लेकिन जहाँ पे शुष्कता है, मान लीजिए वो मरुस्थल का एरिया है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी ऐसी गैसें निकलती हैं तो वहाँ भी इनका निक्षेप होगा, लेकिन वहाँ पे ये शुष्क रूप में पाए जाएंगे। तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक आर्द्र मतलब जो है स्थिति में और एक शुष्क निक्षेप के रूप में आपके सल्फर पाए जाते हैं। जो आर्द्र निक्षेप है इसमें आपने सुना कि वर्षा के रूप में भी होते हैं और साथ ही कोहरे के रूप में भी होते हैं और बर्फ के रूप में भी होते हैं। क्योंकि आपके धरती के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बर्फ युक्त हैं, वहाँ बर्फ के रूप में होंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बर्फ भी है, कोहरा भी है, वहाँ कोहरे के रूप में रहेंगे। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वर्षा बहुत ज्यादा होता है तो वहाँ वर्षा के रूप में होंगे और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ ना वर्षा है यानी कि कम है, बर्फ नहीं है और कोहरे वगैरह कम है तो वहाँ पे शुष्क रूप में पाए जाते हैं। लेकिन हर जगह भी ये होते हैं। लेकिन एक बात और भी है इंटरेस्टिंग कि ये सब जगह समान नहीं होते हैं, स्थानीय स्तर पे पाए जाएंगे। जैसे इंडिया अगर बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का मतलब उत्सर्जन कर रहा है, सल्फर निकाल रहा है, नाइट्रोजन और ये सारी गैसें, तो उसका इफेक्ट इंडिया पे ज्यादा देखने को मिलेगा, चाइना में नहीं दिखेगा। यानी कि उसके लिए वो स्थानीय स्तर पे वो चीजें इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे ब्रिटेन बहुत ज्यादा ऐसी गैसों का उत्सर्जन करता है, लेकिन दुर्भाग्य या कहीं ब्रिटेन का सौभाग्य कि हवाओं के संपर्क में आने की वजह से वो नॉर्वे की तरफ चली जाती है और उसका इफेक्ट नॉर्वे में दिखाई देता है, स्वीडन में दिखाई देता है और फिनलैंड में ज्यादा दिखाई देता है। क्योंकि हवाएं, क्योंकि ये सारी क्या है? गैसें हैं और ये गैसें हवा में रहती हैं और उसको हवा जो चलने वाली पछुआ पौधे हैं वहां से ले जाके दूसरे देश में पहुंचा देते हैं। तो जो अम्ल वाली वर्षा वाली स्थिति या कहीं ये जो गैसें हैं इनका इफेक्ट स्थानीय स्तर पे है। ये नहीं कि आप निकाल रहे तो पूरी दुनिया को समस्या होगी। जैसे अगर आप CFC बहुत ज्यादा निकाल रहे तो इससे पूरी दुनिया को समस्या होगी क्योंकि वो जाके ओजोन परत का क्षरण करेगा। अगर आप कार्बन बड़े पैमाने पर निकाल रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया को समस्या होगी क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग करेगा। लेकिन अगर आप ऐसी गैसें रिलीज कर रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया को समस्या नहीं होगी बल्कि स्थानीय स्तर पे उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसका इफेक्ट ज्यादातर स्कैंडिनेवियाई देश जिसको कहते हैं स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन ये उनकी गलती से नहीं है बल्कि ब्रिटेन से ये चीजें ज्यादा निकाली जाती हैं जिसकी वजह से समस्या होती है। तो ये आपने बात सुना कि कौन सी गैसें हैं जो कि आपकी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। उसमें से प्राकृतिक रूप से कौन कौन से रीजन है जहाँ से गैसें निकलती हैं और दूसरा आपने देखा मानव निर्मित कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से गैसें निकलती हैं, एनवायरनमेंट में आती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा ये भी समझ में आया कि अम्ल वर्षा कहेंगे किसे? जब वर्षा का जो pH मान है वो आपका 5.6 हो जाए तब इसे हम अम्ल वर्षा का नाम देते हैं। अब बात करेंगे कि अम्ल वर्षा की हम जो बात कर रहे हैं ये बात क्यों कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों समस्या है इससे? तो अम्ल वर्षा से समस्या धरती पे रहने वाले सभी जीवधारियों को भी है और निर्जीव को भी है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ जीवधारी ही प्रभावित होंगी, आपकी निर्जीव चीजें भी इससे प्रभावित होती है। यानी कि जैविक और अजैविक दोनों के लिए समस्याएं ये क्रिएट करता है। अगर कहीं भी अम्ल वर्षा हो रहा है
कहीं पे अम्ल वर्षा हो रहा है तो वहाँ पे पादप या मानव या अन्य जीवों को कैसे समस्याएं हो सकती हैं। अगर मानव की बात कर लें तो मानव को अम्ल वर्षा से क्या दिक्कत त्वचा कैंसर, स्किन त्वचा कैंसर और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियां और ऐसे आंखों में जलन, त्वचा में जलन, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मानव को होगा। और अगर पादप की बात कर लें, वनस्पतियों की बात कर लें स्थल पे तो उनको क्या समस्याएं होंगी? मृदा बंजर हो जाएगी, मृदा बंजर, पादपों में क्लोरोफिल कम हो जाएगा, क्लोरोफिल कम होगा, हम क्योंकि सल्फर की अधिकता जब हो जाएगी मिट्टियों में तो उनको पोषक तत्व मिलेगा नहीं तो ऑटोमेटिक वो फिर बेकार हो जाएगी। देखिए जो आपके बड़े प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स अगर बात करेंगे अगर वो ठंडे क्षेत्रों के हैं जैसे कि नार्वे का क्षेत्र यानी कि यूरोपीय कंट्रीज के मैक्सिमम क्षेत्र ले लीजिए, कनाडा, यूएस और रूस, अगर इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ छोटे प्लांट को ज्यादा दिक्कत होगा या बड़े प्लांट को? प्लांट आपके दो तरह के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। छोटे। तो बताइए अगर आप ठंडे क्षेत्रों में हैं तो यहाँ पे जो छोटे प्लांट हैं इनको दिक्कत होगा या जो बड़े प्लांट हैं इनको दिक्कत होगा ज्यादा? आई थिंक बड़े। छोटे प्लांट होगा। ओके, आपके हिसाब से छोटे, आपके हिसाब से बड़े। तो जिनके हिसाब से छोटे हैं वो ये बताएं कि ये छोटे वालों को क्यों है दिक्कत, क्या दिक्कत क्योंकि है? मैं वो बर्फ के रूप में गिरेंगे तो ठोस कणों के रूप में गिरेंगे, जिससे पत्ते जब फट जाएंगी। तो क्या इनके ऊपर नहीं गिरेंगे? बड़े हैं ना? बड़े इसलिए मैम कह रहे हैं क्योंकि बड़े हैं पे ग्रेविटी कम काम करेगी तो कम स्पीड में गिरेंगे, छोटे वाले पे ग्रेविटी ज्यादा काम करेगी। सारा एकदम और छोटे वाले पे सारा बर्फ गिरेगा, इनके ऊपर कम। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे वहाँ पे क्या होता है तीन तरीके से मतलब सबसे बड़े होते हैं फिर उससे छोटे होते हैं तो जितना भी वो आएगा वो सबसे पहले उन्हीं पे जाएगा तो उनपे थोड़ा कम जाएगा इसलिए वो इफेक्टिव कम होंगे, बड़े वाले ज्यादा ये कम जाएगा, इनके ज्यादा जाएगा क्योंकि पहले बढ़ेंगे। हाँ और इनके मैम इसके थोड़े साइड में भी जैसे इनके नीचे भी होते हैं प्लांट, ऐसे होते हैं प्लांट। चलिए आप लोगों ने अपने हिसाब से दिमाग लगाया है और कोई कुछ कह सकता है? अगर बड़े पेड़ के नीचे अगर छोटा पेड़ है तो उसमें ज्यादातर बड़े पेड़ को वही मैं भी छोटा कह पेड़ रही बचा हूँ। के उसको बचा देगा, छोटे पेड़ को बढ़ा देगा। छोटे पेड़ को बड़ा पेड़ बचा लेगा, बड़े को कौन बचाएगा? कोई नहीं तो है। वो आपको कोई नहीं। ऐसे प्रकार के होते हैं ना तो वो नीचे सरक जाएंगे। अच्छा मतलब ये गैस नीचे सरकेगा? अच्छा नहीं मैम, ये आप लोगों ने अच्छा दिमाग लगाया, मतलब बढ़िया दिमाग लगाया, अच्छा है, सोचने वाली प्राणी है तो सोचना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे ये दोनों ट्रिक नहीं लगा, यहाँ पे तीसरा वाला ट्रिक लगेगा। आपको पता है कि जो ऊपर के क्षेत्र हैं ये ठंडे क्षेत्र हैं और यहाँ पे जब ठंडे में आपके यहाँ ठंडक में क्या होता है, कोहरे आते हैं ना, कुहासा कोहरे जो आपकी धरातल पे कम थोड़ी ऊंचाई पे ज्यादा ओवरऑल मिला के बड़े पेड़ को नुकसान करेगा, बड़े पेड़ को ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि कोहरा जो है वो धरती से थोड़ा ऊंचाई पे होता है और अगर ये ऊंचाई पे है और आपको पता है ये आग निक्षेप में कोहरे में भी होगा, बर्फ में भी होगा और पानी में भी होगा, तो पानी ना होके यहाँ पे कोहरा और बर्फ होगा तो ये जो बड़े पेड़ हैं ये कोहरे के संपर्क में ज्यादा रहेंगे। ये धरातल के नजदीक है, धरातल गर्म है तो कोहरा धरातल से थोड़ा ऊंचाई पे रहता है, जितनी जितनी ऊंचाई जाएंगे कुछ ऊंचाई तक कोहरा ज्यादा घना हो जाता है। तो ये इनकी ऊंचाई ज्यादा है तो इनका जो शरीर है ये कोहरे के संपर्क में ज्यादा है और इनका बॉडी छोटा है तो ये कोहरे के संपर्क में कम है। तो अगर कोहरे के संपर्क में लंबे समय तक जो पत्तियां हैं ये बनी हुई है और कोहरे में ये आपके अम्ल है तो ये क्या करेंगे, इनकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे और जब पत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो पत्तियां पीली होगी और पीली होने के बाद वो झड़ जाएंगी। अगर इनका पत्ती झड़ जाएगा तो इनके लिए भोजन कौन बनाएगा? भोजन नहीं बनेगा और अगर भोजन नहीं मिलेगा तो फिर इनका विकास कैसे होगा? नहीं होगा। अगर आप अपने शरीर को सारे पोषक तत्व ना दें तो फिर आपको दुनिया भर के रोग लगेंगी और फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि फिर आपका जीवन मतलब जो है संकट में आ जाएगा। तो जब इनके लिए कोई भोजन नहीं बना रहा है, इनको भोजन नहीं मिल रहा है, पत्तियां ही भोजन बनाती है क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, भोजन नहीं बनेगा तो इनका प्रतिरोधक क्षमता भी घटेगा और इनका स्वस्थ रहने का, बड़े होने का और मतलब बुद्धि जो है वो भी घटेगी। तो ये सूखेंगे ना, ये सूखेंगे। एक तो ये पहले से हवा के या कोहरे के संपर्क में ज्यादा है तो पत्तियां झड़ गई। दूसरा जो पानी के रूप में धरती पे आया तो मिट्टियों में गया या पानी के रूप में आया, जिस भी बर्फ के रूप में आया वो मिट्टी में जाएगा। तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं जैसे मिट्टी में भी अलग अलग तरह के जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक।
इसमें धनात्मक आयन जो होते हैं ज्यादा होते हैं मिट्टियों में, और धनात्मक आयन होने की वजह से ये पोषक तत्वों को पकड़ के रखते हैं। तो जब वर्षा होती है तो ये इनके जो बॉन्ड हैं उनको तोड़ नहीं पाता, क्योंकि ये ज्यादा धनात्मक होते हैं तो तोड़ नहीं पाता, तो ये मिट्टी इसको पकड़े रह जाती है, पानी छन के नीचे चला जाता है। लेकिन जब अम्ल वर्षा होता है तो क्या करता है, इनके साथ क्रिया करके इनके बॉन्ड को तोड़ देता है, और जब बॉन्ड को तोड़ेगा तो पानी के साथ ये फिर क्या होंगे, पोषक तत्व छन के नीचे चले जाएंगे, और जब छन के नीचे चले जाएंगे तो पेड़ों को वो अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि मिट्टी में भी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी तो ये आपको पता है कि खनिज लवण फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स जड़ से प्राप्त करते हैं, जाइलम के द्वारा जल प्राप्त करते हैं, तो जल तो मिल जाएगा लेकिन फ्लोएम के द्वारा उनको खनिज पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। अगर प्राप्त नहीं होगा तो ये कैसे स्वस्थ रहेंगे, नहीं रहेंगे। जैसे मानव का जो शरीर है, जिसने भी बनाया है, कितना मतलब अजीब ही है संरचना। आंख को विटामिन ए चाहिए, बाल को प्रोटीन चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, आप मतलब शरीर के अलग अलग पार्ट को अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। इम्यून सिस्टम के लिए आपको प्लेटलेट WBC सही चाहिए, और सही रूप से काम करने के लिए आपको हीमोग्लोबिन चाहिए। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। यानी कि आपके शरीर के विभिन्न पार्ट को विभिन्न चीजों की जरूरत होती है, और जब वो जरूरतें हम जब तक पूरी करेंगे तब तक हमारा शरीर का सारा पार्ट स्वस्थ रहेगा और बढ़िया काम करेगा। जैसे उसकी जरूरतें नहीं पूरा होंगी वो काम नहीं करेगा। और कितना बढ़िया सिस्टम है कि किसको क्या पहुंचाना है, कहाँ पे क्या लेके जाना है, ये सब जो है ब्लड वो काम करता है। अगर हम इसकी जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो हमें समस्याएं होती हैं, जरूरत से कम लेते हैं तब भी हमें समस्याएं होती हैं। तो ये कितना विचित्र निर्माण है ना, कि ना तो ये ज्यादा दे सकता है और ना ही इसे कम चाहिए, इसको उतना ही चाहिए जितना इसको जरूरत है। तो ये मतलब एक संरचना है और विचित्र संरचना है, आप इसके बारे में सोचिए कभी। तो ऐसे प्लांट्स भी हैं, इनको भी ये सारी चीजों की जरूरत होती है। खनिज लवण और पानी नीचे से लेते हैं, और कार्बन प्रकाश ऊपर से लेकर के भोजन बना लेते हैं। लेकिन भोजन बनाने की ड्यूटी किसकी है, पत्तियों की है। अगर पत्तियां नहीं रहेंगी तो फिर इतना लंबा चौड़ा शरीर बेकार हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा समस्या किसको होगा, जो बड़े प्लांट होते हैं। और बड़े प्लांट को हिंदी में कहेंगे तो बड़े बितान वाले प्लांट इनको कहा जाता है। बड़े बितान यानी कि लंबे चौड़े शरीर वालों को बड़े बितान का वृक्ष कहा जाता है। इनको छोटे बितान का, तो छोटे बितान मतलब ये मत सोचिए ये कौन सा नया शब्द है, इसकी शरीर की लंबाई चौड़ाई को ही बितान कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया कि अगर ठंडे क्षेत्रों में है तो आपके बड़े प्लांट्स इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। और ये तो आपने देखा कि असम में जो प्लांट है वो दो तरह से प्रभावित हो रहे हैं। एक तो मिट्टी की पोषकता घट रही है, और दूसरी ऊपर के क्षेत्र में कोहरे से इनकी पत्तियां ज्यादा संपर्क में है। अब अगर बात करेंगे कि समुद्री क्षेत्रों में मानव गर्भ आपने देखा बहुत सारी बीमारियां होंगी। समुद्री क्षेत्रों में अगर अम्ल वर्षा होती है तो क्या समस्या होगा, मछलियां नीचे चली जाएंगी। मछलियां नीचे चली जाएंगी। क्या मैंने कहा था रिसर्च करके आते हो आप लोग। अरे ग्लोबल वार्मिंग में नीचे जाएंगे, अभी वर्षा से नीचे नहीं चले जाएंगे। इतनी विद्वान नहीं है वो कि अच्छा की वर्षा हो रही है चलो नीचे चलते हैं। आपको तो पता ही नहीं अम्ल वर्षा हो रही है कि कौन सी वर्षा हो रही है, जलेगा कटेगा सब जानेंगे तो मछलियां कैसे जाएंगे। देखिए हाँ, जितने कैल्शियम घोल वाले जीव है ना वो क्या होंगे, इसके संपर्क में आने से दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं उनको भी कमजोर कर रहे हैं, कैल्शियम वाले चीजों को कमजोर करते हैं। तो जितने घोल वाले जीव होंगे उनको समस्या होगी। मछलियों के अंडों को समस्या होगी, क्योंकि मछलियां अंडे देती हैं, अंडा भी क्या कैल्शियम घोल है तो उसको भी समस्या होगा। कछुओं को समस्या होगा। कोरल रीफ सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि कैल्शियम घोल होता है उनका। तो ये और वो प्रभावित हुए तो पूरी की पूरी जैव विविधता प्रभावित होगी। साथ ही अगर स्थल के पादप प्रभावित हो रहे, उनकी पत्तियां चल रही, उनका शरीर चल रहा, उनका पोषक तत्वों की कमी हो रही, तो पानी वाले प्लांट्स को भी तो समस्या होगी। तो पानी वाले जीव को भी दिक्कत होगा और प्लांट को भी दिक्कत होगा। ये हो गया। अब बात करेंगे कि स्थल में आपकी मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो काफी नाजुक होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ जो कि अम्लीय प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर अम्लता बढ़ेगी तो उनकी वृद्धि होगी, उनकी संख्या घटेगी, तो अपघटन कौन करेगा, तो अपघटन अपघटन की क्रिया प्रभावित होगी। अपघटन की क्रिया प्रभावित हुई तो पोषक तत्वों का अभाव लाजमी है। मिट्टी को क्या होगी समस्या, सभी को पता चल गया कि जो धनायन बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और फिर पोषक तत्व नीचे चला जाएगा।
अब बात करेंगे निर्जीव चीजों में। मिट्टी और जल को तो आपको पता चल गया कि अगर उनका अम्लीय मान हुआ तो उसमें रहने वाले प्लांट्स और जीव प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा ना चिड़िया भी तो अंडा देती है। चिड़िया जो है वो अपनी मतलब अंडे को स्वस्थ रखने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वाली चीजें खाती है ताकि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो। अगर कैल्शियम अच्छा रहेगा तभी उसके अंडे का कवर मजबूत होगा और जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा तब तक वो अंडा नहीं फूटेगा। अगर समय से पहले अंडे को फोड़ देंगे तो बच्चा मैच्योर नहीं होगा, फिर उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जो मछलियां हैं और बहुत सारे जो जीव जैसे घोंघे वगैरह की छोटी छोटी प्रजातियां होती है, बहुत सारी प्रजातियां या बहुत सारे ऐसे जीव जो कैल्शियम के होते हैं या जिनके अंदर कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, अगर उनकी संख्या घट गई अम्लीय वर्षा से तो जो आपकी मतलब बच्चियां हैं इनको कैल्शियम की आपूर्ति कम हो जाएगी। अगर इनको कैल्शियम की आपूर्ति कम हुई तो फिर इनके अंडे समय से पहले क्या होंगे, टूट जाएंगे और समय से पहले टूटेंगे तो बहुत सारे जो प्रजनन है प्रभावित हो गया और बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती हैं। तो अम्ल वर्षा की वजह से चिड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जल की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जितने भी कैल्शियम वाले हैं उन सबको समस्याएं हो जाएंगी। तो याद रखिएगा जीव अंडे हैं वो परिपक्व नहीं होंगे, जलीय जीवों में जितने भी कैल्शियम खोल वाले हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आप जो आपकी और जैविक है जिसमें आपने जल को देख लिया और इसके बाद आपने ये भी देखा कि मिट्टी को कैसे प्रभावित करेंगे। आपका घर, आपकी जो भवन है क्षरण होगा। जैसे उदाहरण ताजमहल का ले लीजिए, वहाँ पे मथुरा रिफाइनरी है ना, मैंने कहा था कि जब आपके जितने भी पदार्थ है चाहे वो पेट्रोलियम जब जमीन के अंदर से निकालते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं रहता, उसको फिल्टर करना पड़ता है और जब उसको फिल्टर करते हैं तो सर्दियों में बहुत सारे जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं और उस प्रोसेस में बहुत सारी गैसें भी निकलती हैं और उन गैसों में आपके कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो कि हानिकारक होती है। तो मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन की गैसों की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है और वहाँ पे जब वो हवा में मौजूद रहेंगे तो बारिश होगा तो निश्चित ही क्या होगा, बारिश के माध्यम से वो क्षरण करेंगे। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, पत्थर तोड़ने वाली गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पत्थर तोड़ने वाली गैस किसको कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को पत्थर तोड़ने वाली गैस कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये पत्थर भी तोड़ सकता है, मकान का क्षरण कर सकता है। नार्वे वगैरह में तो स्थिति ये है कि वहाँ पे ऐसे खुली पाइपें अगर बाहर है तो पाइपों में क्या होता है, होल हो जाता है, पूरा का पूरा पाइप ही नष्ट हो जाता है। जो आप सप्लाई के लिए, पानी सप्लाई के लिए और बाकी चीजों की सप्लाई के लिए पाइप लगी रहती है वो पाइप क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मकान की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है। इतना ही वहाँ के सारे झील निर्जन हो चुके हैं, उसमें जलीय जीव और वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं क्योंकि अम्ल बरसात जो होता है वो जल में रहने वाले जीवों के लिए नुकसान करता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, लेकिन इन देशों में झील क्या है, निर्जन हो जा रहे हैं अम्लीय वर्षा की वजह से और ये क्या है, काफी घातक है जलीय जीवों के लिए। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि जल के लिए भी दिक्कत है, भवन के लिए भी दिक्कत है और आपकी बाकी चीजों के लिए भी ये क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। यानी कि मिट्टी को भी नुकसान, जल को भी नुकसान और आपके भवन को भी नुकसान पहुंचाएंगे आपकी अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा आप सोचिए कितना घातक है, आपके प्लांट्स के लिए भी अच्छा नहीं, पानी के लिए भी अच्छा नहीं, मिट्टी के लिए अच्छा नहीं, जलीय जीवों के लिए अच्छा नहीं, मानव के लिए अच्छा नहीं और आपके घर और बाकी जितने निर्मित चीजें हैं किसी के लिए भी अच्छा नहीं। यानी कि मानव के लिए बहुत सारी बीमारियों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जिसमें से आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो अम्ल वर्षा है मैक्सिमम आपके कनाडा और स्कैंडिनेवियाई देशों में होता है, ठीक है, और स्कैंडिनेवियाई देशों में होता है और भारत में भी अब बहुत सारे शहरों में हो रहा है। अच्छा ये बताइए भारत की मिट्टी कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है, न्यूट्रल है, बताइए। मिट्टी, भारत की मिट्टी की क्या विशेषता है, अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है। बताइए। मैक्सिमम क्षारीय। जब वर्षा की मात्रा जहाँ ज्यादा होती है वहाँ अम्लीयता ज्यादा होता है, जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है वहाँ मिट्टी में क्षार ज्यादा होता है। जैसे राजस्थान में क्षार ज्यादा है, नमक उत्पादन होता है, लेकिन जहाँ पे दलदल होता है ऐसे क्षेत्रों में पोषक तत्वों का अभाव वहाँ अम्लीयता ज्यादा होता है। अगर अम्लीयता कहीं बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, मिट्टी में अगर अम्लीयता ज्यादा है तो क्या मिलाएंगे, जिप्सम। छोटे छोटे एग्जाम में आए, यहाँ तक कि पहले पीसीएस में भी क्वेश्चन बना है, चूना लाया
और अगर मिट्टी क्षारीय है तब क्या मिलाएंगे? जिप्सम जिप्सम ये क्वेश्चन भी आया है, याद रखिएगा, जिप्सम मिलाते हैं। तो भारत में पानी तो 200 सेंटीमीटर से प्लस पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर हिमालय इन्हीं क्षेत्रों में होता है, यानी कि मैक्सिमम क्षेत्र आपके बहुत ज्यादा वर्षा नहीं प्राप्त करते। तो मिट्टी का कैसा नेचर होगा? क्षारीय होगा, यानी कि भारत की मिट्टी के लिए अम्ल वर्षा बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के लिए है। क्योंकि क्षारीयता है तो थोड़ा कम क्षारीय हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए क्या हो जाएगा? घातक होगा। मानव के लिए, प्लांट्स के लिए, जलीय जीवों के लिए, स्थलीय जीवों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन मिट्टी के लिए शुक्र है आपके यहाँ क्षारीयता होने की वजह से थोड़ी सी समस्या कम है। तो ये चीजें याद रखिए। इसके अलावा और क्या है जो बच रहा है वो भी देख लेते हैं, और साथ ही क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बस इसी सप्ताह में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है जैसे भी करके। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। मानव में कौन कौन सी बीमारियां होंगी सभी को पता है, क्लियर ये हो गया है। सूक्ष्म जीव आप सभी ने देख लिया। वन्य जीवों का जो है वही खाने पीने की कमी होगी, अगर वनस्पतियां नहीं होंगी, बाकी चीजें नहीं होंगी तो वन्य जीवों को भी समस्या होगा। मानव पर प्रभाव आपने देख ही लिया है कि मानव को दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस रोग हो सकता है, पल्मोनरी एम्फीसेमा रोग भी है, कैंसर। अच्छा इसको लिखना है, लिख लीजिए। मानव पर प्रभाव क्या होगा? इसमें कुछ जो दीर्घकालिक प्रभाव होंगे, मतलब या जो प्रत्यक्ष प्रभाव होंगे, उसमें आपको दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस रोग हो सकता है, दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस, और पल्मोनरी एम्फीसेमा ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेमा एवं कैंसर, ये प्रत्यक्ष प्रभाव, पल्मोनरी एम्फीसेमा और कैंसर। अप्रत्यक्ष में आप देखेंगे कि जैसे जल और भोजन के माध्यम से विषाक्त पदार्थ शरीर में जाएंगे तो विभिन्न बीमारियां होंगी, जो अप्रत्यक्ष होगा, जिसका प्रभाव धीरे धीरे दिखेगा। और अगर आप जहरीले धातुओं और ऐसी चीजों का सेवन करेंगे, जैसे हो गया मैग्नीज, कॉपर, कैडमियम, एल्यूमिनियम, इन सब के सेवन से आपको अल्जाइमर रोग और किडनी का जो कार्य है ये प्रभावित होगा। अल्जाइमर रोग हो सकता है और किडनी का जो फंक्शन है ये प्रभावित हो सकता है। ये अप्रत्यक्ष में आएगा जब आप बहुत सारी हानिकारक चीजों का सेवन करेंगे, शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर के अंदर वाले पार्ट्स को ये बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे, ये मानव पर आएगा। बाकी निर्जीव में मैंने आपको बताया है कि भवनों को, पाइपलाइन हो गए, इसको, मिट्टी को, जल को, इन सब को कैसे प्रभावित करेगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ अम्ल वर्षा कंट्रोल करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? कॉमन सेंस कहाँ पे बताइए। अभी आपने पढ़ा सबसे ज्यादा कोई रोकना होगा और नवीकरण हो जाएगा, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम से कम करना होगा, और जो आपके नवीकरणीय संसाधन है यानी कि गैर परंपरागत संसाधन है, इन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग मतलब ऐसी चीजों का दहन करते हैं वहाँ भी क्या होगा, ऐसी चीजों की कमी लानी होगी। और जो आप ज्यादातर गाड़ियां जीवाश्म ईंधनों से चलाते हैं वो हाइब्रिड हो, इलेक्ट्रिक हो, ऐसी चीजों का उपयोग करना होगा। और भी ऐसी कुछ चीजें जिससे आप अम्ल की मतलब जो प्रभाव है उसको घटा सके, ऐसी नई नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये आपके काफी कम हो सकते हैं। मैम जब क्षारीय रहेगा तो क्या चूना पत्थर ही मिलाएंगे ना, चूना पत्थर ही यही मैं कम से कंफ्यूज मत होइए बेटी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर क्षारीय है तो क्या मिलाएंगे? जिप्सम। अगर अम्लीय है तो क्या मिलाएंगे? चूना यानी कि कैल्शियम। ये बहुत जैसे आता नहीं कि आप जो है तांबे में टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तांबे में टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जस्ता कांसा। ये भी आयोग का क्वेश्चन है कि अगर तांबे में टिन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा। अगर तांबे में जस्ता मिला दिए, जिंक मिला दिए तब तांबे में जस्ता मिला दिए तब टिन बच जाएगा। क्या बचा? ऐसे मिलावट करेंगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कुछ भी बन रहा है। इंडिया वालों के पास जुगाड़ बहुत है। दिमाग का जो मतलब आकार है छोटा है ना, इंडियंस की रिसर्च में पता चला है कि जो आकार है इंडियंस की वो छोटा है यूरोपियन और बाकी देश के लोगों के अलावा, लेकिन जुगाड़ करने में इंडियंस ज्यादा तेज
दहन बाकी की अपेक्षा। एनीए कंप्यूटर में और मॉडर्न कंप्यूटर में फर्क होता है ना। अब एनीए कितना बड़ा है लेकिन हम अच्छा मतलब अपनी खूबियाँ आप लोग मतलब बता ही देंगे कि गाड़ी है। वो लोग बुरा करेंगे हम लोग अपनी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अपनी पढ़ाई बिल्कुल करनी चाहिए। चलिए बच्चा अपनी पढ़ाई पहले कुछ क्या कहते हैं वर्क करके फिर सिद्ध करिए, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सब लोग करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? IAS 2013 का क्वेश्चन है। कह रहा है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? पहला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाई, तीसरा कह रहा है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कह रहा है नाइट्रोस और सल्फर डाइऑक्साइड। यही सबसे ज्यादा यही दोनों जिम्मेदार हैं, बाकी और हैं। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन बताना है, कंसंट्रेट हियर। पहला, अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी यौगिकों में सर्वाधिक उत्तरदायी सल्फर है। सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा सल्फर फिर नाइट्रोजन। दूसरा कह रहा है सल्फर के उत्सर्जन को कम करने हेतु 1985 में हेलसिंकी प्रोटोकॉल लाया गया था। बताएंगे क्या हेलसिंकी जो प्रोटोकॉल है ये सल्फर से जुड़ा हुआ है? सही है। हेलसिंकी जो आपका समझे से क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से है, ऐसे हेलसिंकी प्रोटोकॉल किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जहां पे देश आपस में बातचीत करके ये ऐसी गैसेस का रिलीज कम करेंगे जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है? हेलसिंकी प्रोटोकॉल है। इसके अलावा आपने नाम और भी सुना होगा कुछ, जैसे आपने आप इसमें याद नहीं आ रहा फिर पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ का दहन, कोयले का दहन, कोयला। और दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम 30% आपका जो परिवहन है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा योगदान देती है? HCl, HNO3, H2SO4, अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? फार्मिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? फार्मिक अम्ल। अच्छा चीटियां काटती हैं तो आपको जो दर्द होता है वो किससे होता है? वही फार्मिक अम्ल की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो फार्मिक अम्ल चीटियों में भी पाया जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट में भी फार्मिक अम्ल आता है, जो मैंने आगे पढ़ाया। फार्मिक अम्ल करता है मिथेन। अच्छा कहाँ आप घूम रहे हो? पहला कह रहा है कि धूम्रपान, दूसरा कह रहा है अपघटकीय क्रियाएं, तीसरा कह रहा है आकाशीय विद्युत और चौथा कह रहा है जंगल की आग से बायोमास का दहन। बताइए बायोमास का दहन। शायद ही कुछ ऐसा हो जो यहाँ से ना निकलता हो, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ भी जीवाश्म ईंधनों का दहन होगा, बायोमास का अपघटन होगा, वहाँ से फार्मिक अम्ल निकलेंगे। तो याद रखिएगा फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है मीथेन का कौन सा है जो सही सुमेलित है? कूट की सहायता से बताना है। कह रहा है मीथेन ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है। दूसरा कह रहा है सल्फर कोयले के दहन से निकलता है। तीसरा कह रहा है अमोनिया पालतू पशुओं द्वारा जुगाली करने के निकलता है। तीसरा कह रहा है नाइट्रोजन आकाशीय विद्युत से बनता है। चौथा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड धूम्रपान से निकलता है। आप कूट में बताना है। लास्ट वाला ऑप्शन सही है और दूसरा और शायद नाइट्रोजन वाला भी सही है। दूसरा भी सही है। दूसरा पहला दूसरा चौथा पांचवा, बी में है दूसरा चौथा पांचवा, सी में है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और डी में है उपरोक्त सभी। आप कैसे रिपीट करूं? क्वेश्चन भूल गया, ऑप्शन भूल गया। ठीक है अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड धूम्रपान से निकलता है या नहीं? निकलता है। तो ये सभी में है, इसलिए एलिमिनेट नहीं हो सकता। फिर कह रहा है आपका मीथेन ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है। निकलता है क्या? मीथेन ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है। निकलता है, यानी कि पहला सही है, कंफर्म है। यस मैम। तो आपका बी हट गया और आपका सी हट गया। अब बचा है ए और डी। डी में सभी
है ए। अब तीसरा देखिए, कह रहा अमोनिया फालतू पशुओं के जुगाली करने के सही लिए। है, सही है। निकलती है, निकलता है ना, मीठे पता है। क्या कर रहे हैं आप? करने से कुछ भी नहीं जानते। कोई यार इसका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है? सरकार कितना बढ़िया जवाब दे रहे हैं। आजकल ये ऑनलाइन क्लास में सीरियस ज्यादा रहने लगे हैं, इसीलिए उसी का साइड इफेक्ट है क्या? ये खेत निकाल रहे हैं। अमोनिया नहीं, ठीक ना? तो ये गलत हो गया, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही हो गया, सभी नहीं होगा, ये नहीं बचा, यानी कि ये गलत है। बाकी बाकी सही है। नाइट्रोजन आकाशीय विद्युत, ये निकलता है सही है। विद्युत के जो मतलब क्या कहते हैं, जब चमकता है या गर्जन होता है उस समय जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करते हैं, जो क्योंकि जल में ये आपकी बाकी जो जैसे जा रहे हैं सल्फर और ये सब जो जाते हैं वो वहाँ के जो नाइट्रोजन है उसको तोड़ने का काम करते हैं, तो इसलिए होगा केवल और केवल आपका पशु वाला नहीं सही है, बाकी सारी बातें सही। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या रहा है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका क्या कारण है? कह रहा है भूमंडलीय तापन के कारण समुद्र का जो पीएच मान है इसमें कमी आ रहा है, ऐसा रिपोर्ट में निकला है। आईएएस का मतलब कुछ बेहतरीन प्रश्न है, तो कह रहा है इसका क्या कारण है, क्यों समुद्र के पानी का पीएच मान घट रहा है? पहला कह रहा है समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक मतलब जो है अवशोषण। दूसरा कह रहा है समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण यानी कि कम अवशोषण। और तीसरा कह रहा है आपका समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण। और चौथा कह रहा है समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अपेक्षाकृत कम उद्ग्रहण। उद्ग्रहण मतलब कि ग्रहण करना। कार्बन देखिए जो पीएच मान घट रहा है, कार्बन को ज्यादा अवशोषित कर रहा है इसलिए, कम कर रहा है इसलिए, नाइट्रोजन को ज्यादा अवशोषित कर रहा है इसलिए, या नहीं कम कर रहा है इसलिए। अब मेरे बेटा कार्बन पीएच मान घटाने के लिए अब अगर पानी में बहुत ज्यादा कार्बन घुलेगा तो क्या होगा, उसके पीएच मान को घटाएगा, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को कम करेगा, पावर ऑफ कार्बन को बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? असत्य कथन बताइए। अम्लयुक्त जल के बहाव से मृदा के पोषक तत्वों का निक्षालन होने से उर्वरता कम होती है। सही है, सही। सबका सही है। अगर अम्ल वाली वर्षा हो रही है तो क्या मिट्टी का निक्षालन होगा, पोषक तत्व नीचे चले जाएंगे? सही है। दूसरा, उच्च तुंगता की तुलना में निम्न तुंगता वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति अधिक सुखेते हैं। उच्च तुंगता की तुलना में निम्न तुंगता वाले वन ज्यादा सुखेते यानी कि ज्यादा मतलब उनको दिक्कतें होंगी अम्ल वर्षा से। अभी आपने देखा ये ज्यादा होगा। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मृदा का निम्न पीएच मान इनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करता है। क्या मृदा का अगर पीएच मान घटा देंगे तो उसमें जो जीव होते हैं मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। दूसरा कह रहा है अधिकांश जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का पीएच मान उदासीन होता है। तीसरा कह रहा है सभी कवक क्षारीय वातावरण पसंद करते हैं। चौथा कह रहा है अम्लीय वर्षा के अधिक होने से सूक्ष्म पादपों में असंतुलन पैदा होता है जिससे अपघटन क्रियाओं में देरी होती है। बाबू फूड की सहायता से बताना है। देखिए पहला कह रहा मृदा का निम्न पीएच मान इसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करना है। गलत है, बहुत सही। दूसरा कह रहा है अधिकांश जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का पीएच मान उदासीन होता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है सभी कवक क्षारीय वातावरण पसंद करते हैं। गलत है, सभी तो नहीं सकता, कुछ प्रजाति ऐसी होगी जो अम्लीय भी पसंद करेगी, यानी कि पहला तीसरा गलत हो गया, दूसरा सही है। चौथा कह रहा है अम्लीय वर्षा के अधिक होने से सूक्ष्म पादपों में असंतुलन पैदा होता है जिससे अपघटन प्रक्रिया में देरी होती है। सही। तो दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट देखिए, अम्ल वर्षा के होने से मानवीय बीमारियों में कौन सी समस्याएं होंगी? मानव को कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? पहला कह रहा है कैंसर। दूसरा कह रहा है किडनी की समस्या,
कह रहा है पल्मोनरी ये भी सही एम्फीसियम और चौथा कह रहा ब्रोंकाइटिस। सही है। पांचवा कह रहा श्वसन रोग। श्वसन सांस लेंगे अंदर जाएगा तो फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा। भोजन के द्वारा विषाक्त पदार्थ लेंगे तो किडनी और बाकी चीजों को दिक्कत करेगा। त्वचा को कैंसर पहुंचाएगा। तो क्या हो गया, ब्रोंकाइटिस भी हो गया और पल्मोनरी एम्फीसियम भी होगा, कैंसर भी होगा, किडनी भी होगा,